बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में टीआरटी 2017 एसजेटी के पेपर में पूछे गए तमाम सवालात व जवाबात को समझाया जाएगा और वो तमाम सवालात हमारे स्टडी मटेरियल में मौजूद है वो भी बताया जाएगा। जो लोग टीआरटी 2017 लिखे वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं लिखे वो लोग नहीं जानते कि आल क्वेश्चंस मिक्स आए थे। ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर था। जैसे टेट में हमें पेपर आता है, फर्स्ट साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस एंड देन उर्दू के 30 क्वेश्चंस एंड देन इंग्लिश। इस तरह से सब्जेक्ट को तरतीब से नहीं दिया गया था, आल क्वेश्चंस मिक्स आए थे। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर्स में कंफ्यूज मत होइए, आगे पीछे क्वेश्चन से पूरे एंड सब्जेक्ट भी पूरे आल मिक्स है। इसलिए आप अपनी तैयारी इस तरीके से कीजिए कि सवाल कहीं भी पूछा जाए आप जवाब देने के काबिल हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों का अहम पेशा क्या था? ऑप्शन नंबर 1 सन्नती काम, नंबर 2 शिकार करना और जमा करना, नंबर 3 ज़राअत, नंबर 4 मवेशी पालन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ज़राअत। ये क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कहाँ है देखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा के लोगों की तर्ज ज़िंदगी के बारे में यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया। एक बड़ा गुस्ल खाना होता था एंड फिर यहाँ पर अनाज के गोदाम होते थे एंड देन यहाँ पर ज़राअत देखिए। हड़प्पा तहजीब में ज़राअत अहम पेशा था। अभी हम जो सवाल देखिए उसका जवाब देखिए यहाँ पर मौजूद है। हड़प्पा तहजीब में ज़राअत क्या है? अहम पेशा था। तो हड़प्पा के लोगों का अहम पेशा क्या था? ज़राअत था। अब यहाँ पर पूरा उसके डिटेल में दिया गया। गेहूँ और ज्वार अहम फसलें थे। इसके अलावा तिल, दालें, खजूर, दीगर मेवे जात भी अहम पैदावार थे। यहाँ पर हड़प्पा तहजीब के बारे में तफसील से दिया गया। अभी बहुत बड़ा है हड़प्पा तहजीब के बारे में लेसन। यहाँ पर सिर्फ 1 पेज बताया गया, बट हमारे पास स्टडी मटेरियल में मौजूद है बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा है मवाद के साथ है। कोई भी सवाल आपका नहीं छूट सकता अगर टीआरटी में पूछा गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेलंगाना में शेरों की पनाहगाह टाइगर रिजर्व्स यहाँ पर वाक़ है। ऑप्शन नंबर 1 अमराबाद का कावल, नंबर 2 करनामा गधा और पोचाराम, नंबर 3 पोटी गढ़ा और पाखाल, ऑप्शन नंबर 4 इतवार नागाराम किनारा सा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये अमराबाद नहीं आना, आदिलाबाद का कावल आना। यहाँ देखिए कहाँ पर मौजूद है सवाल। 10 अप्रैल को रियासती हुकूमत ने शेरों की हिफाजती प्रोजेक्ट का ऐलान किया। आदिलाबाद ज़िले के कावल को इसका मरकज़ बनाया गया, जिसके लिए मरकज़ी हुकूमत ने अलहदा फंड्स जारी किए। आदिलाबाद ज़िले के कावल को उसका मरकज़ बनाया गया। तो आदिलाबाद ज़िले के कावल आना, आदिलाबाद का कावल। तो यहाँ पर रंग दिया, अमराबाद का कावल दिया गया, बट आप कावल से भी है ना इतना समझ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। आदिलाबाद का कावल है ये, यही ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर यहाँ पर अमराबाद दे दिया, आदिलाबाद नहीं भी दिया, तो आप ये कावल से है ना इससे तो पहचान सकते, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस में पोचाराम, पाखाल, किनारी साना ऐसा है, बट कावल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर में पचोला झील दर्जे झेल किसने तामीर करवाई? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान के संथल, नंबर 2 राजपूत राजा पृथ्वी, नंबर 3 बंजारे, नंबर 4 राजा उदय सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बंजारे। उदयपुर में पचोला झील को बंजारों ने तामीर करवाया। ये क्वेश्चन कहाँ मौजूद है देखेंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए रियासत राजस्थान के शहर उदयपुर को झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। इस शहर के अतराफ कई झीलें वाक़ हैं, इसलिए शहर को ये नाम दिया गया है। पीने के पानी और काश्त की गर्ज से इन झीलों की तामीर ज़माना क़दीम में की गई। उदयपुर की तमाम झीलों में पचोला झील मशहूर है। इस झील की तामीर 1362 ईस्वी में बंजारों ने की। इसके बाद महाराजा उदय सिंह ने इसे तरक्की दी। शहर उदयपुर के तमाम महलात झीलों के किनारे पर ही तामीर किए गए हैं। इनमें जग नवाज और सिटी पैलेस अहम है। तो यहाँ देखिए अभी हम जो सवाल देखे ना, जो टीआरटी 2017 के पेपर में पूछा गया, उदयपुर की पचोला झील को किसने तामीर किया गया पूछा गया। देख सकते इस झील की तामीर 1362 ईस्वी में बंजारों ने की थी। तो ये आंसर है, देखिए बंजारों ने की थी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बासरा ज्ञाना सरस्वती मंदिर की तामीर इनके दौर में हुई। ऑप्शन नंबर 1 चालुक्य, नंबर 2 काकतिया, नंबर 3 आसिफ जाही, नंबर 4 पलावा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, चालुक्य। बासरा ज्ञाना सरस्वती मंदिर को तामीर किया गया किसके दौर में? चालुक्य के। देखिए ये कहाँ पर है हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे चालुक्य के बारे में पूरा तफसील से दिया गया है। तो यहाँ पर सेम सवाल में जैसा पूछा गया बासरा ज्ञाना
सरस्वती मंदिर किसने तामीर किया गया? तो यहाँ पर सेम ऐसे ही आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा दिमाग पर जोर देकर सोचना होगा, बट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते, इससे समझ सकते, अगर आप ये पढ़ के गए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते। तो यहाँ से देखेंगे हम, पलाकेशन दुवम के दौरे हुकूमत में चीनी सियाफाहियान पलाकेशन दुवम के दरबार में आया और वसी खुशहाल हुकूमत की बहुत तारीफ की। चालोक्या ने संग तराशी आर्किटेक्चर और मसवरी की सरपरस्ती की। तो देखिए यहाँ से आपको वो सवाल का जवाब मिल जाएगा, यानी चालोक्या के दौर चट्टानों पर तस्वीरें उतारते थे एंड संग तराशी और आर्किटेक्चर यानी मंदिर स्टोपा वगैरह तैयार किए, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मनाती तैयार किए एंड इसके अलावा स्टोपास तैयार किए और इसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ देख सकते हैं आप जिले निर्मल जिले के बासरा में सरस्वती देवी का मंदिर वाक़ है। तो ये सरस्वती देवी का मंदिर कहाँ पर है? निर्मल के जिले बासरा में वाक़ है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, दर्जे झेल जोड़ियों पर गौर कीजिए। ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गोवा, डी सिक्किम। नंबर 1 अटानगर, नंबर 2 गैंगटॉक, नंबर 3 देहरादून, नंबर 4 पानाजी, नंबर 5 शिमला। ये रियासतें हैं एंड इनके ये सदर मुकाम है। तो इससे हमें जोड़ना है कि हिमाचल प्रदेश का सदर मुकाम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम का सदर मुकाम क्या है? गैंगटॉक। फिर सी में क्या है? फोराना। तो गोवा का सदर मुकाम क्या है? पानाजी। ठीक है। फिर बी में वनाना। तो अरुणाचल प्रदेश का सदर मुकाम क्या है? अटानगर है। A5 तो हिमाचल प्रदेश का सदर मुकाम क्या है? शिमला है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर रियासतें और उनके सदर मुकाम दिए गए। तो आप तमाम रियासतें और उनके सदर मुकाम याद रखेंगे, सही जवाब का इंतखाब कर सकते हैं। और इनकी इलाकाई ज़बानें भी दी गई। अरुणाचल प्रदेश का सदर मुकाम अटानगर है और इसकी इलाकाई ज़बान इंग्लिश मानापा है। एंड यहाँ पर गोवा दिया गया। अभी हम जो सवाल देखें TRT 2017 के पेपर का, उसमें गोवा दिया गया। गोवा का सदर मुकाम क्या है? पानाजी है। गोवा की इलाकाई ज़बान क्या है? कोंकणी मराठी है। नेक्स्ट यहाँ देखें, हिमाचल प्रदेश भी दिया गया उस सवाल में। हिमाचल प्रदेश का सदर मुकाम शिमला है और इसकी इलाकाई ज़बान हिंदी और पहाड़ी है। सिक्किम का सदर मुकाम गनगटोक है इलाकाई और इसकी इलाकाई ज़बान लहेमचा, नेपाली, हिंदी, भटिया, लम्बू, ये पूरे इसकी इलाकाई ज़बानें हैं। इस तरह से आप रियासत और उसके सदर मुकाम याद रखिए, तभी वो उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हस्बे झेल हिंदुस्तानी सदर जमहूरिया को तारीखी एतबार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तरतीब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, सी वीवी गिरी, डी राधा कृष्ण। तो इस तरह के सवाल है KBC में पूछा जाता है। हॉट सीट के लिए जो सवाल पहले पूछे जाते हैं इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो तरतीब से जमाने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर हमारे पेपर में भी एक सवाल दिया गया, देखिए। तो इस तरह से हमें जमाना है कि सबसे पहले कौन सदर जमहूरिया बने। ऑप्शन नंबर 3 सही है, A, D, B, C। सबसे पहले सदर जमहूरिया बने राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद डी यानी राधा कृष्ण, इसके बाद B देखिए जाकिर हुसैन एंड इसके बाद C वीवी गिरी। नंबर 4 पर है। क्वेश्चन कहाँ पर है नोट्स में देखेंगे। सिलसिले निशान, नाम एंड सन वगैरह सब दिया गया है यहाँ पर। हमें सिर्फ है ना इनके नाम और तारीखी एतबार से कौन फर्स्ट सदर जमहूरिया बने वो देखना है। नंबर 1 जमहूरिया, सबसे पहले सदर जमहूरिया कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को फायज हुए ओहदे पर एंड 13 मई 1962 को ये सबतोश हो गए। दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर राधा कृष्ण, ये 13 मई 1962 को ओहदे पर फायज हुए। 13 मई 1967 को ये सबतोश हो गए। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को, ये 13 मई 1967, 3 मई 1969। वीवी गिरी कारगुजार, ये चौथे सदर जमहूरिया थे एंड ये 3 मई 1969 को ओहदे पर फायज हुए एंड 20 जुलाई 1969 को सबदोश हो गए। ये सबसे कम अरसे में ओहदे से सबदोश हो गए। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह कारगुजार, ये 20 जुलाई और 1969 से 21 अगस्त 1969 तक ये ओहदे पर फायज रहे। उसके बाद फिर से वीवी गिरी अपने ओहदे पर आ गए। चौथे सदर जमहूरिया यही थे वीवी गिरी। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ओहदे पर फायज रहे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। तहरीक आज़ादी के दौरान रियासत हैदराबाद में दर्ज झेल वाक़यात की सही तरतीब कीजिए।
या ए हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का क़याम, बी आंध्रा जिन सिंघम की तश्कील, सी श्री कृष्णा देवराय आंध्र भाषा नीलायम का क़याम, डी आंध्रा महासभा का क़याम। तो इसको सही तरतीब में जमाना है हमें बाएं से दाएं की जानिब। सिर्फ जो सही है उसको देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए सबसे फास्ट आना है यहाँ पर। सबसे पहले क्या हुआ, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का क़याम हुआ। उसके बाद यहाँ पर डी देखेंगे, आंध्रा महासभा का क़याम हुआ। फिर बी देखिए, आंध्रा जिन संगम की तश्कील हुई। एंड सी देखिए, श्री कृष्णा देवराय आंध्रा भाषा नीलायम का क़याम हुआ। इस तरह से तहरीक आज़ादी के दौरान हैदराबाद रियासत में ये दर्ज झेल वाक़यात पेश आए। सबसे पहले देखिए, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की तश्कील हुई। अब इसके बारे में पूरा तफसील से हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एंड वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, आंध्र महासभा की कृष्णा देवराय आंध्र भाषा नीलायम को कायम किया। तो इस तरह से आंध्र जन संगम एंड आंध्र भाषा नीलायम को कायम किया गया। वो सियासी पार्टी जिसने 1969 से 2014 तक अलायदा तेलंगाना की मुखालिफ की, वो कौन सी पार्टी है जो 1969 से 2014 तक अलायदा तेलंगाना अलायदा नहीं होना बल्कि उसके खिलाफ थी। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नंबर 2 CPI, नंबर 3 CPI-ML, न्यू डेमोक्रेसी, नंबर 4 CPI-M। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, CPI-M। तो यहाँ पर देखिए CPI भी है, CPI-ML भी है एंड CPI-M है। कौन सा है, CPI-M। तो ये आपको ये तमाम याद रहेंगे तभी आप है ना ऑप्शन सही लगा सकेंगे। ये नोट्स में कहाँ है देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए CPI भी दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CPI का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो यहाँ देखिए CPI के बारे में पूरा तफसील से दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। CPI-M देखिए, CPI-M अपने मौक़ूफ़ पर अटल थी कि रियासत की तंजीम जदीद नौ ज़बानों की बुनियाद पर ही दुरुस्त होती है। ये एक नज़रिए की बुनियाद पर पार्टी के मशहूर लीडर श्री P सुंदरिया से भी एक किताब आंध्रलू प्रचारोयम के ज़ेर उन्वान लिखी। ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर अलायदा तेलंगाना के मुखालिफ थी CPM, हम वही देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे, तेलंगाना तहरीक के दूसरे मरहले में CPI-M ने पुरजोर तरीके से अलायदा तेलंगाना की मुखालिफत की। तो देखिए, अलायदा तेलंगाना के लिए पुरजोर मुखालिफत कौन की, CPI-M। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर CPI-ML भी है यहाँ पर एंड CPI भी है, फिर CPI-M भी है। तो 3 पार्टियों में है ना कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए हमें है ना तमाम मवाद को बहुत ही बारीक बिनी से पढ़ना भी होगा और जहन नशीन भी करना होगा, याद भी रखना होगा, तभी हम सही आंसर दे सकते हैं। चलिए हम दूसरा सवाल देखेंगे। दर्ज झेल बयानात पर गौर कीजिए। ए देखिए, तालीमी फासलों और सिमतों के हकीकी रियासी महसियों पर मबनी नक्शे तैयार किए। बी जॉर्ज एवरेस्ट हिंदुस्तान का पहला सर्वे पर मबनी नक्शा तैयार किया। सी वेलिंगटन एक अहम जोग्राफियाई सर्वे की शुरुआत की। डी अलादर्सी दुनिया के नक्शे के बीच में कड़वी नदी को ज़ाहिर किया। सही जवाब को मुंतखब कीजिए। तो इसमें से सही जवाब कौन से है देखेंगे। यहाँ आपको ये तमाम के बारे में मालूमात होना चाहिए, तभी आप सही जवाब सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 1 में देखिए सिर्फ बी और सी, ऑप्शन 2 में सिर्फ ए और सी, ऑप्शन 3 में सिर्फ सी और डी, ऑप्शन डी में सिर्फ ए और बी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 सिर्फ ए और सी, तो यहाँ पर ए और सी ही सही बयान है। ए क्या है, तालीमी फासलों और सिमतों के हकीकी रियाजी महसियों पर मबनी नक्शे तैयार किए, ये सही है। एंड सी और सी वेलिंगटन एक अहम जोग्राफियाई सर्वे की शुरुआत की, ये भी सही है। ये रॉन्ग है एंड ये रॉन्ग है, ये 2 बयानात रॉन्ग है, 2 बयानात सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए देखते हैं कहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए पिटोलमी दिया, बट ये टॉलेमी है, पी साइलेंट है। टॉलेमी दुनिया के कदीम माहिर जोग्राफिया गुजरा है जिसने इन खतूत को इस्तेमाल करते हुए तफसीली नक्शे बनाए जो काफ़ी अर्जे से महफूज हैं। एंड फिर देखिए यहाँ पर अलादर्सी के बारे में भी दिया गया। अरब स्कॉलर अलादर्सी ने 1154 ईस्वी में अपने बादशाह की खातिर दुनिया का नक्शा बनाया जिसमें नुकात अरबी में दर्ज है। इस नक्शे में मुकम्मल यूरेशियाई बर-ए-आज़म है जो सिर्फ बर-ए-आज़म अफ्रीका का शुमाली हिस्सा बताया था। अलादर्सी दुनिया का नक्शे के बीच में कड़वी नदी को जाहिर किया। ये तो बिल्कुल गलत है, ये आपके पढ़ने में ये आया होगा अलादर्सी के बारे में, तो आप है ना समझ जाएंगे कि वो बयान गलत है। यहाँ पर देखिए 1802 ईस्वी में विलियम लैम्पटन ने एक जोग्राफियाई सर्वे शुरू किया जो दुनिया का एक मशहूर जोग्राफियाई सर्वे शुमार किया जा रहा है।
तो देखिए ये सही है, ये अभी हम ऑप्शन में देखे थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में जो सही बयान है, सी वेलिंगटन एक अहम जोग्राफियाई सर्वे की शुरुआत की। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पर देखिए होलसेल मार्केट में धान की कीमत कौन मुकर्रर करता है? ऑप्शन नंबर 1 मिल वाला मिलर, नंबर 2 किसान, नंबर 3 सार्फ, नंबर 4 ब्रोकर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, मिल वाला यानी मिलर। अभी जो धान की कीमत कौन मुकर्रर करता है, जो देखिए वो सवाल यहाँ पर है। देखिए ज़राई बाज़ार का यहाँ था, यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। रईतु बाज़ार की तरह ज़राई मार्केट यार्ड भी एक बाज़ार है जो हुकूमत की जानिब से चलाया जाता है, जहाँ किसान अपनी पैदावार को फ़रोख्त करके फ़ौरी कीमत हासिल कर लेते हैं। तो जैसा रईतु बाज़ार रहता, तरकारी का बाज़ार वगैरह, उसी तरह से ज़राई मार्केट यार्ड, ज़राई मार्केट यानी जो चावल जवार वगैरह रहते उसका भी एक बाज़ार होता है जो हुकूमत की जानिब से चलाया जाता है। ये बाज़ार जो रहता है वो हुकूमत की जानिब से चलाया जाता है। चंद्रशेखर नलगोंडा गांव का एक किसान है। इस साल इसके यहाँ धान की बेहतरीन फसल हुई है जो तकरीबन 60 कुंटल है। इसने धान के थैलों को ट्रैक्टर पर लादा और नलगोंडा ज़राई मार्केट यार्ड एग्रीकल्चर मार्केट AMY यार्ड को ले आया। इसने यहाँ थैलों को उतारा और हिराज के लिए कतार में खड़ा हो गया। चंद्रशेखर जो नलगोंडे का किसान है वो क्या करा, अपने धान के थैलों को वो लाकर कतार में लगा दिया। मार्केट यार्ड 10 बजे के करीब ज़राई मार्केट यार्ड AMY के अरकान वहां आए और उन्होंने पैदावार के थैलों पर शनाख्ती पर्चे लगा दिए। तो 10 बजे के करीब में कौन आए? ज़राई मार्केट यार्ड के अरकान आए। जो मार्केट के जो अरकान हैं वो लोग आकर उन्होंने क्या किया, पैदावार के जो भी थैले थे उस पर शनाख्ती पर्चे लगा दिए, ठीक है, कि वो कौन से किसान के हैं। यानी बहुत सारे किसान वो मार्केट में लाकर अपनी फसल को हिराज करते हैं यानी बेचते हैं, जिससे किसान का नाम और धान की मिकदार वगैरह दर्ज। उस पर्ची पर क्या था, किसान का नाम था एंड धान की मिकदार कितने हैं, कितने कुंटल है धान, वो लिखा हुआ था। 11 बजे के करीब देखिए, उसके बाद 10 बजे ये लोग आकर पर्ची लगा दिए। फिर 11 बजे के करीब होलसेल ताजी और चावल मिल मालकिन यानी चावल के मिलर वहाँ आए और उन्होंने धान के म्यार का मुशाहिदा किया। वहाँ पर आकर क्या करें, धान के म्यार का मुशाहिदा किया। तब कमेटी के अरकान ने एक किसान के धान के पहले ढेर से हिराज का आगाज़ किया। चूँकि हुकूमत ने कम अज़ कम इमदादी कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1080 रुपये फ़ी कुंटल मुकर्रर की है, इसलिए कमेटी के अहदेदारों ने इस कीमत से हिराज का आगाज़ किया। ज़राई मार्केट यार्ड में 11 बजे के करीब कौन आए, होलसेल ताजिर आए और चावल के मिल मालकिन वहाँ आए यानी चावल के मिलर। जो अभी हम सवाल में देखे थे ना, वो देखिए चावल के मिल मालकिन आकर ही डिसाइड करते हैं। होलसेल धान का प्राइस कौन डिसाइड करते हैं, चावल के मिल मालकिन। देखिए जहांगीर पीर की दरगाह में किए जाने वाले तकारीब की सही तरतीब जमाइए। नंबर 1 रोशनियों की पेशकशी चरागा, नंबर 2 खवाली, नंबर 3 संदल की पेशकशी। जहांगीर पीर की दरगाह में जो तकारीब होते हैं उसको हम सही तरतीब में जमाना है। यहाँ पर ऊपर नीचे दिया गया है C, A एंड B। तो इस तरह से तरतीब है, ये दाएं से बाएं की तरफ जमा रहे हम। आप जैसे अब आप फ़ोन देख रहे होंगे तो दाएं से बाएं की जानिब हो रही है। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहता तो उसमें भी इसी तरह से दिखता। तो दाएं से बाएं की जानिब हम किस तरह से जमाएंगे देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए सबसे पहले C आ गया। तो सबसे पहले C बोले तो यहाँ पर संदल की पेशकशी होती एंड उसके बाद A आ रहा। तो A क्या है, रोशनियों की पेशकशी चरागा होते हैं। B यानी 2, तो ये क्या है, खवाली। तो यहाँ पर ये देखिए A फर्स्ट क्या है, ये A है, ये A एंड ये B, ये C। दरगाह हज़रत जहांगीर पीर मजहबी रवादारी की अलामत है। तो दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा ज़िला महबूब नगर के कोतोर मंडल में वाक़ है। ये कहाँ पर है, ज़िले महबूब नगर के कौन से, कोतोर मंडल में वाक़ है ये दरगाह। अब इसका ये पूरा तफसील से हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया था हम सिर्फ वही देखेंगे, इतना सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। इन तमाम सवालात पर हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। अगर आप चाहते कि इन तमाम सवालात पर हम अलग से एक एक सेपरेट वीडियो बनाएं तफसील से, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी हम हर सवाल के ऊपर तफसील से एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए सालाना से रोज़ा उरूस तकारीब का पहला दिन संदल माली, दूसरे दिन जश्न चरागा और तीसरे दिन महफिल समा व क़वाली का मुशायरे का एहतमाम होता है। ये दरगाह में सालाना यानी साल में एक बार 3 रोज़ का उरूस तकारीब होती है। तो उसमें पहले दिन में क्या, संदल निकाला जाता है एंड दूसरे दिन जश्न चरागा और तीसरे दिन महफिल समा और क़वाली का मुशायरे का एहतमाम किया जाता है। फर्स्ट दिन संदल माली, दूसरे दिन जश्न चरागा एंड तीसरे दिन क्या है, क़वाली। तो
तो अभी हम देखें ना, वहाँ अभी हम जो जमाए थे सवाल में, तो वो यही जमाए थे कि फर्स्ट क्या है, संदल, संदल माली, जश्न चरागा एंड खवाली लास्ट में। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, इन तखारी में ज़ायरीन ना सिर्फ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों बल्कि दीगर ममालिक से भी तशरीफ़ लाते हैं। बिला लिहाज मजहब व मिलत हज़ारों हिंदू मुस्लिम दरगाह पर चादर गुल का नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। ये दरगाह कौमी एकजहती की अजीम मिसाल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इब्तिदाई इंसान आग का इस्तेमाल दर्ज झेल मकसद के लिए नहीं करते थे। या देखिए, इब्तिदाई इंसान यानी कदीम दौर के इंसान आग का इस्तेमाल कौन से मकसद के लिए नहीं करते थे। ठीक है, करते थे नहीं पूछा जा रहा, कौन से मकसद के लिए नहीं करते थे। ऑप्शन में एक देखिए, ऐसे सवालात नहीं करते वाले सवालात नहीं वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं टेट एंड TRT DSC में। तो आप इसको सवाल को ना 1 से 2 बार अच्छा गौर से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, गारों को रोशन करने के लिए। नंबर 2, खेलों के इस्तेमाल के लिए। नंबर 3, जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए। नंबर 4, लकड़ी को इस्तेमाल करने और सख्त करने के लिए। इनको अक्सर गर्म किया जाता था। तो यहाँ पर है ना, आग का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए किया जाता था? गारों को रोशन करने के लिए भी, पहले करंट वगैरह तो था नहीं, वो लोग पत्थर से आग को ईजाद करें, उसके बाद आग का इस्तेमाल करके ही देखेंगे। गारों को रोशन करने के लिए तो वो लोग इस्तेमाल करते थे। ये तो आप खुद से सोचने वाला है, छोटा सा सवाल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। या आप जितना भी आप प्रिपरेशन करेंगे TRT एंड DSC में, तो उसके बेस पर आपको सोशल वगैरह पढ़ने में बहुत कुछ आएगा, सोशल के लेसन्स वगैरह, तो उससे आप आसानी से ये सवाल का जवाब यहाँ पर ही देखकर आप लगा दे सकते हैं। जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए यानी जंगली जानवरों से महफूज रहने के लिए वो आग का इस्तेमाल करते थे। नंबर 4 देखिए, लकड़ी को इस्तेमाल करने और सख्त करने के लिए इनको अक्सर गर्म किया जाता था। तो पहले के दौर के लोग क्या करते थे, लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए और लकड़ी को सख्त करने के लिए इनको अक्सर क्या करते थे, वो लोग गर्म करते थे लकड़ी को। ठीक है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। शुरू में इतने ज़्यादा खेल भी नहीं थे और खेलों के लिए आग का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। देखेंगे ये सवाल का जवाब कहाँ पर है। 3 लाइन से देखिए आप, यहाँ पर देखिए, वो लोग आग को जंगली जानवरों को दूर रखने और गारों में रोशनी के लिए भी इस्तेमाल करते थे। तो आग को जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए एक ऑप्शन में था, इसलिए इस्तेमाल करते थे। गारों को रोशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे आग को, और लकड़ी को आग पर सेंक कर सख्त बनाया जाता और फिर उसे इस्तेमाल किया जाता था। तो लकड़ी को सख्त बनाने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से ये ऑप्शंस में जो 3 ऑप्शंस दिए गए उसमें इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ खेलों के लिए आग का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, बुक्स में बहुत कम मवाद है, क्योंकि जो न्यू बुक्स का पैटर्न है वो तालिबे इल्म की अंदरूनी सलाहियत उभारने के लिए तरतीब दिए गए हैं एंड इसमें इस्तेदादे वगैरह ज़्यादा दिए गए हैं। प्रोजेक्ट एंड खुद से करने के बहुत सारे मशगले वगैरह दिए गए हैं। खुद से करने के प्रोजेक्ट वर्क्स, खुद से सोच कर लिखना एंड खुद से ढूंढना ज़्यादा दिए गए हैं। इस्तेदादों के मुताबिक तरतीब दिए गए हैं बुक्स, इसलिए इसमें मवाद बहुत कम है। TRT 2017 के पेपर में पूछे गए तमाम सवालात हमारे स्टडी मटेरियल में मौजूद है। हमारे पास मौजूद मटेरियल एक जगह का नहीं है, बल्कि 8-10 ज़रायों से हासिल किया गया है। अगर आपके स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा रैंक आएगा और जॉब भी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। TRT 2017 SJT के पेपर में पूछे गए तमाम सवालात पर एक वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो कि उर्दू के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उर्दू सब्जेक्ट के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।